ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आज अपनी अगली क्लास है और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं आप उनको लगातार देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कल कुछ कमेंट्स भी आए थे, अच्छा लगा, लेकिन जो कमेंट्स है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपकी एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि सर फिजिक्स की क्लास, तो मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने इस साल का जो सिलेबस क्लियर कर रखा है 60% वो पूरा सिलेबस आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स भी आपकी आएगी, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं उनको पता है कि सर शायद फिजिक्स पढ़ाई, तो फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी चलेगी आपकी और बायो भी चलेगी। तो ज़्यादा डीपली आपके इस बार रखा नहीं गया है, 60% है आपका जो सिलेबस है वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन जितना है 60% वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि बहुत दिन निकल चुके हैं और कुछ बच्चे पूर्णतः वंचित रह रहे हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और स्कूल तो फिलहाल कोई नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके लेक्चर आपको मिल रहे हैं उस लेक्चर को आप लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ उसको शेयर भी करना चाहिए अपने जो दोस्त वगैरह है उनको, ताकि वो भी इसका क्या है बेनिफिट उठा सके। और उसके अलावा क्या होगा कि यदि मान लो कि मुझे जितने लाइक और व्यूज़ मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि फिर हमारे को ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे हमारा जो है वो वीडियो देख रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम जो पढ़ाना चाहते हैं उसकी जो उच्चतम क्वालिटी है वो आपको फिर दे सकते हैं। फिर कहते हैं कि साहब हमारा जो लेक्चर है वो बहुत लंबा होगा, अच्छा होगा, डीपली होगा, और एज ए जो कंपटीशन लेवल है, क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी जो भीड़ चल रही है वो सब अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, और आगे आप भी अपना गुजारा करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो, तो सब जानते हैं इस चीज़ को। तो आगे भी आपके कंपटीशन लेवल पे ये जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा काम में आएगी। क्योंकि आप जनरली देखना हर एग्ज़ाम के अंदर आपको साइंस मिलेगी, और साइंस के अंदर जो मेनली जो फंडा मिलता है वो 9 और 10 से रिलेटेड है। क्योंकि 6 से लेके और 8 तक जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 9-10 के अंदर वापस देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको भी ये वीडियो आप दें, ताकि आधे घंटे जो वीडियो देखें उसके अंदर उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो ज़रूरत है, जो आपको कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है बेटा? तो देखो वापिस अगेन आपका जो संभव क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, उसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज सुबह सुबह ठंड भी हो रही है, ठीक है? तो आज मेरी क्लास जो है कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से मैं वापस स्टार्ट करूँगा। तो देखो बेटा, कल जो मैंने स्टार्ट किया था वो किया था तंबाकू। कल मेरी जो क्लास थी मैंने कहाँ पे छोड़ी थी? तंबाकू पे, ठीक है? ओके, तो देखो तंबाकू यहीं से मैं वापस लेता हूँ। जनरली कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी आपको कि जो तंबाकू होता है उस तंबाकू के द्वारा क्या होता है, जनरली लोग इसका यूज करते हैं, और गुटखे से ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये खाने के रूप में भी होती है कि व्यक्ति जो होता है पाउच आती है, उस पाउच के अंदर क्या होता है कि तंबाकू जो है वो भरा रहता है, तो उसको यूज़ लेते हैं। और आजकल तो बहुत ही छोटे बच्चे, जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो भी इसका सेवन करने लगे, और जो बहुत ज़्यादा आगे हानिकारक होगी। अभी आपको इसके सिम्टम में बताऊंगा, लक्षण नज़र आएंगे आपको, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो देखो जो तंबाकू होती है वो तंबाकू जनरली जो यूज करते हैं बच्चे खाने के लिए, प्लस में सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू जो हुक्का होता है उसके अंदर इसका मोस्टली यूज लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो तंबाकू होता है, इस तंबाकू को कहाँ से प्राप्त किया जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो तंबाकू होता है एक पादप होता है, कल मैंने बताया था निकोटिएना टोबेकम, निकोटिएना टोबेकम। तो देखो एक पादप होता है जिसका नाम है निकोटिएना टोबेकम, और कल मैंने बताया भी था कि ये जो पादप होता है, इस पादप के प्रत्येक भाग से क्या होता है कि एक प्रकार का एल्कोलॉइड्स मिलता है, जो नशीला पदार्थ है। जो हम तंबाकू पढ़ रहे हैं उसके अंदर जनरली जो चीज़ जो नशा पैदा करती है वो वही है जिसका नाम है निकोटीन। तो जो निकोटीन प्राप्त होता है वो पादप के प्रत्येक भाग से प्राप्त होता है, लेकिन मोस्टली जो ये निकोटिएना जो पादप है उसकी जो पत्ती है, या पादप लिख दो, ठीक है? तो उसकी जो पत्ती होती है, उन पत्तियों को क्या करते हैं, तोड़कर सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद में उनको पीस लिया जाता है,
और पीसने के बाद में जो पाउडर मिलेगा उस पाउडर के अंदर क्या होगा, लगभग 1 से लेके 8% तक निकोटीन प्राप्त होगा। तो बेसिकली अभी तक एक चीज आपके सामने इंपॉर्टेंट निकल के आई है, उसको आप टिक मार कीजिए कि साहब तंबाकू जो होता है उस तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन नामक एल्कोलॉइड मिलता है। और ये जो निकोटीन नामक जो एल्कोलॉइड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है। एल्कोलॉइड लिख दो यहाँ पे, आगे भी आपको बताऊंगा एल्कोलॉइड क्या होती है। एल्कोलॉइड एक श्रेणी होती है नशीले पदार्थों की, तो वो श्रेणी आपको आगे मदिरा में भी देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अंदर निकोटीन जो पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये थी इसका एक जनरल आइडिया कि साहब किस पौधे से प्राप्त होता है, निकोटिएना टोबैकम पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों को पीसने के बाद में उसके द्वारा 1 से 8% तक निकोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, और इस निकोटीन का जो प्रयोग है, मैं प्रयोग यहाँ लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि साहब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, खाने में जो पाउच बना के बेचते लोग खाने में, उसके अलावा बीड़ी और सिगरेट में और हुक्के में, बीड़ी सिगरेट और हुक्का। ठीक है, तो इसके अंदर ये जनरली इसको यूज में लिया जाता है। ओके बेटा, तो देखो ये था इसका एक बेसिक आइडिया। अगला जो है वो मैं बताता हूँ कि साहब डायरेक्ट हम लेते हैं हानिकारक प्रभाव, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो चीज़ आपको जानकारी में चाहिए और जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है अपन को। ठीक है बेटा, तो देखो हानिकारक प्रभाव क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ये जरूर पूछ सकते हैं, हानिकारक प्रभाव जरूर इंपॉर्टेंट है, ये चीजें और जरूर पूछ सकते हैं कि साहब तंबाकू का हानिकारक प्रभाव बताइए। तो जनरली तुमने देखा होगा कि इसको जब गुटखे के साथ मिलाकर खाया जाता है तो क्या होता है, लगातार मुंह के अंदर क्या होता है कि इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और इसके अंदर जो निकोटीन होता है वो क्या करता है कि एक तो गुटखे से रोग हो ही रहा था। ठीक है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस मैंने आपको बताया था, जबड़ा जो है वो जकड़ जाता है और ढंग से खुल नहीं पाता। उसके अलावा भी यदि आप तंबाकू को उसके अंदर मिला के खाते हो तो लगातार ये जो मुख होता है या जीभ होता है, हमारा गला होता है, ये इस निकोटीन के संपर्क में रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे मुख के अंदर जीभ गले का कैंसर, ठीक है, जीभ गले का जो कैंसर है, जीभ में या फिर गले में या फिर मुंह में बात कर लो कि मुंह के अंदर कैंसर होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तथा फेफड़ों के अंदर भी कैंसर होने की संभावनाएं, फेफड़ों में भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये बात क्यों कही मैंने, क्योंकि ये तो केवल मैं तंबाकू उसकी बात कर रहा हूँ जो आप जनरली गुटखे के साथ खाते हो या एज ए पाउच जो होता है उसको यहाँ पे दबा के खाते हैं। कल मैंने आपको एक वो बताया भी था, व्हाट्सएप का स्टेटस बताया था कि व्यक्ति उसको चूना लगा के चूने के साथ मिक्स करके उसको ऐसे करता है, तो ऐसे करके यहाँ पे खाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कैंसर होने की संभावनाएं होती है मुख के अंदर। बाय द वे, यदि इसका निकोटीन का जो प्रयोग है वो बीड़ी सिगरेट या हुक्के के रूप में किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर भी कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि जब निकोटीन को हम जलाएंगे तो जलाने के बाद में आपको पता है कि वो एक हानिकारक गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फेफड़ों के अंदर कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ठीक है बेटा, तो ये था पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण मैं बता दूं, देखो लगातार निकोटीन का प्रयोग यदि व्यक्ति करता रहता है या लगातार तंबाकू का प्रयोग व्यक्ति करता रहता है तो ये जो निकोटीन होता है वो रक्त के साथ मिलता है, और रक्त के साथ मिलने पर जब रक्त धमनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचता है तो जो धमनियां होती है उन धमनियों को ये मोटा कर देता है। क्या कर देता है, धमनियों को मोटा। कौन कर देता है, मैं यहाँ पे लिख दूं निकोटीन। ये सब काम जो हो रहे हैं निकोटीन, और निकोटीन किसमें पाया जाता है, तंबाकू के अंदर। ठीक है, मैं किसके हानिकारक प्रभाव लिखा रहा हूँ, तंबाकू, और तंबाकू के अंदर निकोटीन। तो जो निकोटीन है वो क्या होता है, धमनियों को क्या कर देता है, मोटा। धमनियों को जब मोटा कर देता है तो आप सब जानते हो धमनियों को मोटा करने का मतलब क्या हुआ, धमनियों को मोटा करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर में रक्त का जो परिवहन हो रहा है, शरीर में रक्त जो प्रवाह हो रहा है, धमनियों को मोटा। तो धमनियों को मोटा करने की वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है या हृदय की जो स्पंदन दर है, हृदय की जो हार्ट बीट है, क्योंकि हृदय पंपिंग करेगा तभी तो जो रक्त है वो आगे की तरफ पहुंचेगा शरीर के प्रत्येक भाग में। तो हृदय स्पंदन जो दर है वो अप्रभावित होती है, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है, यानी कि प्रेशर ज्यादा मिलेगा। धमनियां तो पतली होगी, पतली का मतलब मोटी होगी वैसे तो कहेंगे, लेकिन उनका जो व्यास है, रक्त को जाने का जो रास्ता है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो पंपिंग तो उतनी की उतनी होगी हार्ट के अंदर, लेकिन उस पंपिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे की तरफ जो रक्त जा रहा है
यानी कि हृदय प्रवाहित या हृदय स्पंदन जो दर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और उन धमनियों के ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और हो सकता है कि धमनियां फट जाए या फिर कोई भी चांस होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हम धमनियां मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हृदय स्पंदन दर या हृदय दर में कमी आ जाएगी, या अनियमितता बोल सकते हो, हृदय दर में कमी या फिर अनियमितता आ जाएगी। ओके, तो ये समझ गए होंगे आप। और तीसरा जो मैं है कारण वो ले रहा हूं कि साहब यदि महिलाएं लगातार निकोटीन का प्रयोग करती है या तंबाकू का प्रयोग करती है तो उनके अंदर भी जबरदस्त हानिकारक प्रभाव ये दोनों तो देखने को मिलेंगी, लेकिन एक ऐसा कारण भी आपको मिलेगा जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके द्वारा जो एक नया जीव बन रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होता है। तो क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है वो यदि इसका तंबाकू का प्रयोग करती है तो उस तंबाकू के अंदर पाए जाने वाला जो निकोटीन होता है वो निकोटीन क्या करता है कि जो भ्रूण होता है उस भ्रूण की गति को क्या करता है, मंद कर देता है। ठीक है, जो भ्रूण होता है वो उस भ्रूण की गति को क्या होता है, मंद कर देता है। और यदि भ्रूण की गति मंद हो जाए, यदि भ्रूण की गति मंद हो जाए तो आप जानते हो कि उसकी वजह से क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं कि जो आने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा कि एक कहते हैं कि अधूरी विकास दर में उत्पन्न होगा, और वो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको लग सकती है, और उससे क्या है कि कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हो गया कि यदि गर्भवती महिलाएं यदि इस तंबाकू का प्रयोग करती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके शरीर के अंदर जो पल रहा जो भ्रूण है उस भ्रूण की विकास की जो गति है वो क्या होगी, मंद पड़ जाएगी, और मंद पड़ने की वजह से उसके जन्म के अंदर क्या होगी, परेशानी आएगी। ओके, ठीक है बेटा। तो अगला जो है ये कारण यहाँ लिख लो कि गर्भवती महिला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, गर्भवती महिला, इसके अंदर क्या होगा, भ्रूण के विकास की दर, भ्रूण के विकास की दर मंद होना। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये था अपना तीसरा कारण। ओके, अगला देखो, अगला है चौथा कारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि इतनी देर तो आपने जो खाने वाली चीज़ है उसके बारे में पढ़ा, एक फेफड़ों के अंदर जो कैंसर है उसके अंदर आप उन्हें निकोटीन को जलाया है। तो अब मैं क्या करता हूं कि जनरली सिगरेट में, बीड़ी और सिगरेट में जो आप निकोटीन यूज करते हो, तंबाकू यूज करते हैं, तो जब वो तंबाकू जलता है, किसमें, निकोटीन को यदि जलाया जाए, यदि निकोटीन को यदि जलाया जाए तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हानिकारक गैस बनती है जिसको सब जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और सब जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों हानिकारक गैसें होती हैं। जब हम जो हमारी जो कहते हैं कि जो पेट्रोल वगैरह जो होता है, केरोसिन वगैरह जो होता है, उसको हम जलाते हैं तो उससे द्वारा भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और यदि मान लो कि एक बंद कमरे के अंदर ये लगातार हम उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो व्यक्ति जो है दम घुट के मर भी सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बनती है, ये बनने के बाद में क्या होगी, ये शरीर में जाएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बॉडी के अंदर जाएगी, और बॉडी के अंदर जाएगी तो इसका मतलब क्या है, वो रक्त में भी जाएगी, और रक्त में यदि जाती है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, रक्त की जो आरबीसी होती है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जहां उसको आरबीसी दिखे ना वहीं उसको नष्ट कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो किसके पीछे पड़ती है, रक्त की आरबीसी के। तो अब रक्त की जो आरबीसी होती है उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, O2 परिवहन की क्षमता को बनाता है या फिर O2 परिवहन का कार्य करता है। O2 परिवहन समझ गए, ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता, यानी कि जब नाक से हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेने के बाद में जब ये फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचने के बाद में वहां पे जो रक्त आता है वो रक्त के अंदर घुलित जो हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करती है, उस ऑक्सीजन को पकड़ के आगे की तरफ ले जाती है, और वही जो ऑक्सीजन होती है वो आगे चलकर फिर बाद में ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने रक्त की आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, आप जानते हो कि रक्त की आरबीसी को यदि नष्ट कर देगा तो रक्त की आरबीसी को नष्ट करने से क्या होगा, O2 परिवहन की जो क्षमता है, O2 परिवहन क्षमता, ठीक है,
में कमी आ जाएगी और O2 परिवहन क्षमता में कमी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को श्वास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आता है निकोटीन को यदि जलाया जाता है तो जलाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है हमारे शरीर की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी को नष्ट करती है और नष्ट करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे O2 परिवहन की जो क्षमता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इसके कारण थे। जनरली 4 कारण ये आपको पूछते हैं और 4 कारण इसके और भी बहुत सारे। आर्थिक क्षति होती है, पैसों की बर्बादी होती है। ठीक है, व्यक्ति जो है उसका जो एटीट्यूड होता है या उसका जो देखने का जो उसको पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खराब होती है और उसकी वजह से मुख के अंदर क्या होती है हमेशा बदबू आती रहती है। तो लोग उसको हीन भावना की दृष्टि से भी देखेंगे और एक अच्छा जो इंसान होता है वो कभी भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करता है। तो ये था इसका बेसिक कारण। अगला देखो, आगे इसको देखते हैं। अब जनरली क्या होता है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दूं आपको, तुमने देखा होगा कि जनरली हमारे देश के अंदर लगभग प्रतिवर्ष जो है वो काफ़ी लोगों का यहाँ पे मृत्यु होती है। 50 से 60 लाख तक लोग मरते हैं और वो जो मरते हैं ना वो लगभग इस तंबाकू की वजह से मरते हैं। भैया आप हर हॉस्पिटल में आज जाके देख लो, वहाँ पे आपको इस प्रकार के रोगी मिलेंगे आपको जिनको लंबे समय से ये तंबाकू खाने से रोग हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है कि जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं ना, वो पास में बैठा जो व्यक्ति होता है ना उसके भी उतना ही नुकसान करता है जितना उसके नुकसान कर रहा है। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जा रही है अंदर बन के, वो निकोटीन जलने पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है वो चाहे पीने वाले के अंदर जाए या पास में बैठे वाले के अंदर जाए तो वो नुकसान दोनों को उतना ही करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुद तो मर रहा है, दूसरे को और मार रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कानून बन रखे हैं और कानून के अकॉर्डिंग जो है कहीं पे भी सार्वजनिक स्थानों पे ये जो चीज़ है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप भी यदि आपके पास कोई बैठे हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि साहब इस चीज़ का सेवन ना करें। ओके बेटा, तो ये था हमारा तंबाकू। अगला देखो मदिरा। अच्छा टॉपिक है मदिरा। ठीक है, मदिरा क्या होता है, देखो हर लोग आजकल दवाइयों में भी एल्कोहल आता है, आप जानते हो दवाइयों के अंदर भी एल्कोहल मिलता है और वो मदिरा से संबंधित है क्योंकि इसके अंदर भी एल्कोहल ही पाया जाता है। तो वो जो चीज़ होती है वो एक बैलेंस लेवल होता है। आप उसको करके ये नहीं कह सकते कि साहब दवाइयों के अंदर भी तो आता है तो एल्कोहल जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एल्कोहल अच्छा रहता है लेकिन एक निश्चित अनुपात में यदि उसको पिया जाए या मिलाया जाए। तो देखो क्या होता है कि जो मदिरा होती है वो एक आदत होती है कि व्यक्ति यदि इसका सेवन करने लग जाए तो वो एक अपनी आदत बना लेगा और उस आदत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन फ्यूचर वो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि साहब पूरा परिवार बिगाड़ने वाली, पूरा जो परिवार है उजाड़ने वाली जो चीज़ है वो यही होती है मदिरा। और इस मदिरा के अंदर क्या होता है ऐसा कि जो व्यक्ति होता है वो इसका नशे का शिकार होता है। ठीक है, तो देखो इस मदिरा को मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मदिरा कई प्रकार से बनती है, कई प्रकार की मदिराएं होती है, लेकिन बेसिकली इन मदिराओं के अंदर जो नशीला जो पदार्थ होता है जिसके द्वारा व्यक्ति में नशा होता है वो एक ही होता है जिसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। नाम याद रखना, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका एक नाम और है इथेनॉल। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं इथेनॉल। ओके, तो ये जो चीज़ है बेसिकली आपको शराब के अंदर ये चीज़ ही मिलेगी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है बेटा, तो ये होता है एथिल एल्कोहल। जो नशीला जो पदार्थ होता है मदिरा के अंदर जो पाया जाता है वो है एथिल एल्कोहल और इसी की वजह से जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर जो नशे की जो लत है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखो अब जो एथिल एल्कोहल है वो हमारे को कहाँ से मिलता है। एल्कोहल जनरली आप एल्कोहल कहते हो, ठीक है, और एथिल एल्कोहल इसका वास्तविक नाम है और एक वास्तविक नाम और इथेनॉल। तो साहब ये जो एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल जो हो रहा है मिल रहा है, ये हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो इसके जो प्राप्य जो स्रोत है वो एक नहीं है, बहुत सारे स्रोत है। ठीक है, जनरली जो ये मदिरा है, जनरली जो ये मदिरा है वो हमारे को कहाँ से प्राप्त होती है कि साहब जो स्टार्च युक्त है ना, वसा के समान ही स्टार्च होता है, स्टार्च युक्त पदार्थ और दूसरी होती है शर्करा युक्त पदार्थ से। शर्करा युक्त पदार्थ, इन दो पदार्थों से ये क्या होता है, ये जो एल्कोहल है वो प्राप्त होता है। जैसे स्टार्च युक्त पदार्थ जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आलू, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ, ठीक है,
मक्का, बाजरा, तो इनके द्वारा क्या होता है, ये जो है स्टार्च प्राप्त होता है। तो इस स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं इनके द्वारा भी क्या होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। उसके अलावा शर्करा युक्त जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, शर्करा युक्त जैसे गन्ना होता है, गन्ने की शक्कर होती है ना, गन्ने की शक्कर वगैरह, तो गन्ने से और भी कई मीठे पदार्थ जो है उनसे, तो जिसके अंदर शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ओके। तो इनके द्वारा भी क्या होता है कि अनेक प्रकार की विधियां होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, किण्वन विधि, संश्लेषण विधि, तो उन विधियों के द्वारा क्या होता है कि ये जो इथेनॉल है ये बनाया जाता है और ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, ठीक है बेटा। तो जनरली कई गांवों के अंदर भी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का जो सेवन है वो करने से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो जो होनी तो है ही, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हो जाती है और व्यक्ति जल्दी ही मर सकता है, ठीक है। मैं मरने पे इसलिए जा रहा हूँ कि भैया इसमें यदि व्यक्ति इसका शिकार हो गया ना, तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उसके शरीर के कई प्रकार के जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे यदि वो अंग डैमेज हो रहे हैं तो हमारे शरीर की जो क्रियाविधि है वो अवरुद्ध हो जाएगी, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगी, और व्यक्ति जो है वो आर्थिक बोझ के नीचे तो दबेगा है, उसके अलावा क्या होगा, उसका जो इलाज है वो लंबे समय तक चलेगा और अंततः उसकी क्या होती है, मृत्यु ही होती है। क्योंकि बॉडी के यदि कोई पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उन पार्ट्सों का इतना इजीली मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मरने का सबसे बड़ा रास्ता, सबसे सरल रास्ता यही होता है कि साहब व्यक्ति शराब का लगातार सेवन कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये था एथिल एल्कोहल। अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर हमारे को जो देखना है वो क्या है कि इसका हानिकारक प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखो हानिकारक प्रभाव या दुष्परिणाम, हानिकारक प्रभाव, या फिर इसको लिखो दुष्परिणाम, ओके भैया, ठीक है बेटा। अब देखो हानिकारक प्रभाव, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि साहब जो एथिल एल्कोहल होता है वो जनरली दवाइयों के रूप में भी यूज होता है, और दवाइयों के अलावा क्या होता है कि इसको जो व्यक्ति है वो एक गलत तरीके से यूज में लेने लगे, और ये जो है एक व्यक्ति की जो है लगातार सेवन करने की प्रवृत्ति बन चुकी है, और उस प्रवृत्ति के कारण क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो क्या होगा कि इसकी लत में पड़ जाएगा, और लत में पड़ने के बाद में जल्द ही इसके जो हानिकारक प्रभाव है वो आपको दिखाई देंगे। तो देखो पहला जो कुप्रभाव या हानिकारक जो प्रभाव है मैं आपको बता दूं कि साहब जो मदिरा होती है उसके अंदर जो एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल के द्वारा क्या होता है कि एक विषैले पदार्थ का निर्माण किया जाता है, और वो जो विषैला पदार्थ होता है उसका नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। तो देखो पहला इसके अंदर मैं बता दूं इसका कुप्रभाव क्या होता है कि मदिरे के अंदर जो एल्कोहल होता है, जब एल्कोहल का सेवन करते हैं लोग तो ये जो एल्कोहल है वो हमारे शरीर का जो यकृत होता है, लीवर वाला जो पार्ट है, यकृत में ये जो एल्कोहल होता है, यकृत में जो है वो एल्कोहल होता है, वो जब जमा होने लग जाता है तो क्या होता है कि ये यकृत जो है, यकृत एल्कोहल को वहां पे एसीटैल्डिहाइड में, एसीटैल्डिहाइड, ये सब जानते हैं और नहीं जानते मैं बता दूं भैया, ये बहुत ही ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है और हमारे शरीर में बनता है यदि, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे शरीर के कई जो भाग है वो क्या होंगे, नष्ट हो सकते हैं। तो जो ये एसीटैल्डिहाइड है, जब ये शरीर यकृत के अंदर जब एल्कोहल पहुंचता है तो उस दौरान क्या होता है, एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है, और एसीटैल्डिहाइड के निर्माण की वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर इसका जमाव होने लग जाता है, और अब इस एसीटैल्डिहाइड का जो है जमाव क्या होता है, यकृत में जमाव होने लग गया, और जब यकृत में जमाव होने लग जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि यकृत वसीय रोग, क्या होता है, यकृत वसीय रोग होते हैं। यकृत वसीय रोग क्या होता है कि शरीर के अंदर, यकृत के अंदर एसीटैल्डिहाइड का जब ज़्यादा मात्रा में जमाव होता है तो उसकी वजह से उस यकृत के अंदर यकृत वसीय रोग होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, यकृत के द्वारा, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको पाचन तंत्र के अंदर, तो यकृत के अंदर क्या होता है, कुछ प्रकार के एंजाइम जो है वो स्त्रावित होते हैं, और वो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के जिम्मेदार होते हैं। तो इससे क्या होगा कि यदि यकृतवशीय रोग होगा तो वो एंजाइम प्रभावित होंगे। कौन से एंजाइम? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित या पाचित करने के लिए। तो वो जो एंजाइम यदि प्रभावित होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होगी, अनियमितता आएगी। तो यहां मैं लिख दूं कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में
परेशानी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला कारण। और आपको स्पष्टली मैंने बता दिया है कि यदि मान लो लगातार इस चीज़ का वो सेवन करता है तो उसको यकृतवशीय रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर एसिटाल्डिहाइड नामक पदार्थ बनेगा, और ये एक विषैला पदार्थ है, और उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होगा। ओके बेटा, अगला देखो, एसिटाल्डिहाइड के आगे आप लिख लो विषैला पदार्थ। मैं बार बार थोड़ा दूर हट रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एक बच्चे का आया था कमेंट्स का, सर आप ब्लैक बोर्ड के जस्ट सामने ही रहते हो, आप थोड़ा साइड में जाया करो ताकि हम हाथों हाथ उतार लें। तो पीडीएफ अभी मिलेगी आपको, ऐसी बात नहीं है, जब भी मिले आप लेना, लेकिन फिलहाल मैं इसीलिए हट रहा हूँ आपसे बार बार ताकि आप इन चीज़ों को आप उतार लें। ठीक है बेटा, अगला कारण देखो दूसरा। ओके बेटा, देखो दूसरा नंबर 2, मस्तिष्क के अंदर जब तंत्रिका तंत्र हम पढ़ेंगे हमारे शरीर के जब हम अंग पढ़ेंगे तो उस दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मस्तिष्क के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है तो मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं कि साहब मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं उसके अंदर जो पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क वाला भाग। ठीक है, प्रमस्तिष्क हो गया और ये पीछे वाला क्या हो गया, अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो पीछे वाला जो भाग होता है उसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो शराब का सेवन करने से जो नशीला पदार्थ है या एथिल अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके पीछे वाले भाग को। मस्तिष्क का जो पिछला जो भाग होता है उस पिछले भाग को क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, और उसकी वजह से अब अनुमस्तिष्क जो होता है ना, उस अनुमस्तिष्क के जो काम होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होता है बॉडी बैलेंस करना, शरीर का नियंत्रण करना और चलना फिरना बोलना। देखो जनरली 2 काम मानते हैं कि साहब अनुमस्तिष्क वाले भाग को यहां पे मैं लिख दूं, पश्चिम मस्तिष्क लिख दो या अनुमस्तिष्क लिख दो। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो अनुमस्तिष्क को प्रभावित करेगा, कौन करेगा, एथिल अल्कोहल। यदि अल्कोहल अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है तो मैं आपको बता दूं कि अनुमस्तिष्क जो होता है, इस अनुमस्तिष्क के 2 काम होते हैं, वर्क। ठीक है, 2 वर्क होता है, चलना और फिरना, इसी में आ गया, और एक कौन सा होता है, बोलना। अब एक चीज बताओ, यदि ये अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्कोहल, तो अनुमस्तिष्क को प्रभावित करेगा तो डायरेक्टली प्रभावित क्या होंगे, चलना और बोलना। तभी तो व्यक्ति लड़खड़ा के चलने लग जाता है और उसके बोलने में दिक्कत आती है, उसकी जो आवाज होती है वो लड़खड़ाने लग जाती है। तो ये भी एक प्रकार का हानिकारक प्रभाव है, व्यक्ति का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दूं, यदि इसको प्रभावित कर रहा है तो शारीरिक जो संतुलन है वो भी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। अब इससे भी व्यक्ति मर सकता है कैसे, यदि मान लो उसने ज्यादा वैया ले ली है और ज्यादा ले ली है तो उसका संतुलन बिगड़ रहा है, तो वो चल रहा है। यदि वो मान लो कि कहीं जाके वो टकराता है, उसका सर तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा अगला कारण। ठीक है, तो आगे देखो, आप इसको उतार लो 1 सेकंड के लिए। हाँ भाई, तो देखो बेटा कि हमारे शरीर का और क्या होता है, संतुलन भी बिगड़ सकता है। ओके, उसके अलावा देखो अगला कारण तीसरा, सॉरी फोन आ गया था इंपॉर्टेंट। तो अगला कारण देखो कि क्या होता है कि व्यक्ति यदि लगातार शराब का सेवन करता है, तो सबसे बड़ी उसके अंदर समस्या क्या आती है कि व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है, क्या होता है, स्मरण शक्ति, यादाश्त जो होती है, स्मरण शक्ति वो कमजोर हो जाती है। स्मरण शक्ति जो है उसमें कमी आ जाती है, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। तो यदि व्यक्ति लगातार शराब का सेवन करता है तो उसकी यादाश्त भी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आर्थिक रूप से आर्थिक कमजोरी, पैसों की बर्बादी तो है ही सबसे ज्यादा। ठीक है, आर्थिक कमजोरी यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो पैसा है, बहुत ज्यादा जो पैसा है वो इसी के अंदर चला जाता है। क्योंकि लगातार यदि वो सेवन करेगा तो ये तो श्योर है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में इसका आदी हो जाएगा, और आदी होने की वजह से क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगी, आर्थिक रूप से पैसों की तंगी आ जाएगी। उसके अलावा पारिवारिक कलह भी रहती है कि परिवार में कलह रहती है, उसके जो बच्चे वगैरह जो होते हैं, उसका जो परिवार होता है वो भी क्या होता है, नरक
के अंदर धकेल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी होने की वजह से क्या होता है, वो भी एक छोटी आदत के अंदर, ठीक है, वो ऐसे लत शिकार हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के जिनसे उनका जो उनके पिताजी उनका ध्यान नहीं रहता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा मदिरा। ठीक है, तो ऐसे कई कारण है। उसके अलावा भी देखो हमारा जो शरीर होता है उसके कई अंग होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, किडनी खराब हो सकती है, कई कारण और भी है। ठीक है, बेसिकली तो आप जानते हो, तो मुख्य मुख्य जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक तो शरीर का नियंत्रण जो है वो, उसके अलावा क्या बताया मैंने आपको, वसीय रोग जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में परेशानी आएगी, उसके अलावा स्मरण शक्ति और उसके अलावा आर्थिक कमजोरी। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक मदिरा। ठीक है बेटा, तो देखो अगला जो टॉपिक है वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल वापिस से मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बेटा जो भी क्लास मेरी है उस क्लास को आप रेगुलर बच्चों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और आप रेगुलर इन क्लासों को देखिए क्योंकि बाद में बहुत बड़ा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कल वापस मिलते हैं अगली क्लास के साथ, और अगली क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि 2 लेक्चर के अंदर आपके वापस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू बेटा।